एंडी फ्लावर और हेनरी ओलोंगा जैसे दिग्गज प्लेयर्स का टीम में से निकाले जाना, कैप्टन हीथ स्ट्रीक का टर्मिनेशन और बाकी 14 प्लेयर्स का वॉकआउट, कंटिन्यूअसली डिग्रेडिंग डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो क्लब क्रिकेट से भी बदतर हो गया, too much influence of government bodies and a conspiracy to burn down the Zimbabwe Cricket Association campus and Zimbabwe Cricket Office. अगर मैं आपको ये सारी चीजें कहूँ तो लगता है कोई ड्रामेटिक मूवी का प्लॉट चल रहा है, but all of this is real. Yes, this is the tragedy of Zimbabwe cricket. हम सबको याद होगा कि 1983 में कैप्टन कपिल देव ने अपनी लेजेंडरी 175 नॉट आउट वाली इनिंग्स जिम्बाब्वे की टीम के सामने खेली थी। जिम्बाब्वे टीम का वो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप था। जिस टीम की हिस्ट्री इतनी पुरानी है वो आज वर्ल्ड कप्स में भी क्वालिफाई नहीं कर रही है, जबकि उनसे कई ज्यादा जूनियर टीम्स जैसे कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल्स तक पहुंच जा रही है। सो व्हाट हैपेंड टू द जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम? लेट्स फाइंड आउट। लेट्स स्टार्ट एट द वेरी बिगिनिंग। रोडेशिया, यस, यही नाम था जिम्बाब्वे का बिफोर दे गॉट इंडिपेंडेंस इन 1980। लेकिन जिम्बाब्वे की क्रिकेटिंग हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इनफैक्ट Zimbabwe had been playing as Rhodesia since 1904 in Currie Cup, the domestic cricket league of South Africa. After independence, Rhodesia का नाम change हो गया, it became Zimbabwe, and the team started playing many international matches. Because of the long cricketing history of this nation, Zimbabwe became an associate member of ICC in 1981, और उन्हें अपना पहला वर्ल्ड कप काफी जल्दी खेलने को मिला in 1983. वैसे देखने जाए तो 1983 का जिम्बाब्वे का कैंपेन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, बट दे प्लेड वन मैच दैट मेड द हेडलाइंस. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन देयर मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. इस मैच में जिम्बाब्वे के प्लेयर डंकन फ्लेचर ने अपने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से ऑस्ट्रेलिया की टीम को इतना बड़ा झटका दिया that it is registered as one of the biggest upsets in the history of the Cricket World Cup. 1983 के बाद जिम्बाब्वे की जर्नी उतनी एक्साइटिंग नहीं रही. इनफैक्ट in 1987 and 1992 World Cups, Zimbabwe only managed to win 1-1 matches each. In 1992, Zimbabwe was granted test status and they became the 9th nation to play international test cricket. लेकिन ICC का ये डिसीजन बहुत क्रिटिसाइज हुआ because in the 30 matches that Zimbabwe played as a test team, they only managed to win one. That was against Pakistan in 1995. ऐसा लग रहा था कि ICC से बहुत बड़ी गलती हो गई है. But after that, Zimbabwe in fact managed to improve their performance. Of course, वो बहुत बड़ी टीम नहीं बन गई, but they became very competitive. अगले 5 साल के लिए, from 1997 to 2002, जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही उनकी फील्डिंग. इनफैक्ट उस फील्डिंग के दम पर ही उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स के सामने बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस भी जीते. From the year 1997, Zimbabwe cricket team won a lot of big matches और बहुत बड़े दिग्गज प्लेयर्स इस टीम का पार्ट रहे. For example, Andy Flower, Grant Flower, Heath Streak and Andy Blignott. Especially Andy Flower, शायद इनका नाम हमने RCB के कोच के तौर पे सुना हो, but we must remember that Andy Flower was the best batsman and wicketkeeper of his time. एंडी फ्लावर कितने बड़े बैट्समैन थे इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं that he was ranked the number 1 batsman in test. और उसी लिस्ट के कुछ नाम आपको बताता हूँ. सचिन तेंदुलकर, स्टीव वॉ, रायन लारा and Rahul Dravid. With a legendary team, Zimbabwe managed to win a lot of important test matches, including a test series against Pakistan. उनका सबसे all time best performance रहा 1999 का वर्ल्ड कप. Unlike the other World Cups, जिसमें वो 1 या 2 मैचेस जीत रहे थे, इस वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं. पहले तो ग्रुप स्टेज में ही they won 3 out of the 5 matches और उसी की वजह से पॉइंट्स टेबल में उनका रैंक नंबर 3 पे आ गया. They were in fact ahead of big teams like England and Sri Lanka. And because of this performance, the Zimbabwe team qualified for the Super 6. Super 6 में जिम्बाब्वे का मुकाबला इन 5 टीम्स के सामने. पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, New Zealand and India. In fact, Zimbabwe defeated India and South Africa both and almost qualified for the semi-finals. लेकिन Zimbabwe के मुकाबले New Zealand का net run rate ज्यादा था, because of which Zimbabwe could not qualify for the semi-finals.
After this World Cup, even many critics agreed that this was the rise of the Zimbabwe cricket team. और बाकी टेस्ट प्लेइंग नेशंस की तरह जिम्बाब्वे भी क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम कमाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। जिम्बाब्वे का सूरज उगने ही वाला था कि काले बादल छा गए। In 2003 World Cup, they lost 5 out of 5 matches, and Zimbabwe country also was going through an economic turmoil, और इसी वजह से the board was also economically quite weak. लेकिन टीम के डिक्लाइन की ये वजह नहीं थी। The real issue that was plaguing the Zimbabwe cricket team was the interference of politics in cricket. During a match, Andy Flower and Henry Olonga wore a black band to protest against the Zimbabwe government. Imagine the result. दोनों को immediately टीम से निकाल दिया गया। Let me give you another example. In 2004, Zimbabwe cricket टीम के कैप्टन हीथ स्ट्रीक को टीम से निकाला गया और इस सिलेक्शन पॉलिसी के अगेंस्ट बाकी के 14 प्लेयर भी वॉकआउट कर गए। The same thing happened to the newly appointed captain of the team, Tatenda Tabu, who resigned in protest of the political interference, और उनके साथ बहुत सारे टीम के प्लेयर्स ने भी रेजिग्नेशन दिया in order to remove the chairman and the managing director of Zimbabwe cricket, Peter Chingoka and Ozias Boot. But nothing happened. Instead, in 2006, Sports and Recreation Commission, जो जिम्बाब्वे गवर्नमेंट का ही एक डिवीजन है, they took over the offices of Zimbabwe cricket. उनके आते ही बोर्ड में ड्रास्टिक चेंजेस हो गए, and that's when things started getting even worse. जिम्बाब्वे की 100 साल से भी पुरानी डोमेस्टिक लीग लोगन कप कैंसिल हो गई। द फेथवेयर कप, जो जिम्बाब्वे में ही खेला जाता है, बहुत सारे क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि उसकी क्वालिटी क्लब क्रिकेट से भी कम हो गई। इवन फाइनेंशियली Zimbabwe cricketers are facing a lot of difficulties. महीनों तक उनकी सैलरीज क्रेडिट नहीं होती। धीरे धीरे जिम्बाब्वे में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी कम हो गई। Because of this, they are also struggling to find good players to include in their team. हालत तो ऐसी हो गई है कि जिम्बाब्वे अब वर्ल्ड कप्स में भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। 2019 was the first World Cup when Zimbabwe even failed to qualify. The same thing happened in 2024 T20 World Cup, जहां पे 20 टीम्स ने हिस्सा लिया, but Zimbabwe once again failed to qualify in the World Cup. खैर, we hope that the situation improves for Zimbabwe cricket. We hope that the political and economic climate of the country improves, and we hope that they get to play once again with passion and dedication. आपको क्या लगता है? Is the new era of Zimbabwe cricket right around the corner? Let us know in the comments.